वेलकम सभी को। जेपीसी मेंस की तैयारी करने वाले छात्र जो कि आगामी जून के अंतिम सप्ताह में जिनकी जेपीसी मेंस की परीक्षा है, उन सभी के लिए जो हम लोग बात कर रहे हैं पेपर 5 इंडियन इकोनॉमी ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसी टॉपिक पर हम लोग टॉपिक वाइज जो भी मेरे संभावित प्रश्न हैं, जो सिलेबस बेस्ड हमारा संभावित प्रश्न है, उसी प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं। एक बार मैं आपको बता दूं, जितने भी मैंने संभावित प्रश्न दिया था, ध्यान दीजिएगा, जितने भी हमने संभावित प्रश्न दिया था सभी ग्रुप से ए बी सी और डी, लगभग इसमें से 6 या 8 था, इसमें 6 था, 8 या 6 था। इन सभी प्रश्नों को हमने देख लिया है। ध्यान दीजिएगा, इन सभी प्रश्नों को हमने देख लिया है। मेरा जितने भी वीडियो अभी तक आया है मिशन जेपीएससी मेंस 2024 का जो भी है और जो प्लेलिस्ट में मैंने डाला है, उन सभी प्रश्नों का उत्तर हमने देख लिया है। इसके अलावा भी मेरे 4 से 5 प्रश्न थे, इनके अलावा भी मेरे 4 से 5 प्रश्न थे। और उसके साथ साथ आप सबों के द्वारा जिन टॉपिक को आपने देखने के लिए कहा था, मैं उनको भी एक एक करके देख रहा हूं। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा कि मैंने जितने भी संभावित प्रश्न दिए बताया था कि ये संभावित प्रश्न हो सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को हमने देख लिया है। ओके, और उसके साथ साथ आपके द्वारा जो भी टॉपिक मुझे सजेस्ट किया गया है, उसे भी मैं अच्छी तरह से देखने का प्रयास कर रहा हूं। अलग अलग दिन मैं उसके लिए अलग वीडियो बना रहा हूं। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि आप सभी समझदार हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है किसी भी तरीके से कि हमारी जो वीडियो या जो भी क्लासेस हम आपके लिए ला रहे हैं, जो भी टॉपिक हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, ये टॉपिक अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप मत देखिए। ध्यान दीजिएगा, आप मत देखिए। ओके, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है देखने के लिए। पहली बात, मैं ये बार बार कह रहा हूं कि एक परीक्षार्थी की तरह हम लोग इसमें परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, आप लोगों को मैं बता दूं, मैंने एक रणनीति बताया था आपको, जो स्ट्रेटेजी बताया था जेपीएससी मेंस के लिए, और मैंने उसके सभी पेपर की पढ़ाई आपको कैसे करनी है, कैसे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको ट्रेंड और इससे संबंध नहीं रखना है। मित्रों, आपको मैंने बता दिया था किस पेपर में आपको कौन कौन सा टॉपिक को कवर करने से काम चल जाएगा। जैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी में आप बात करते हैं तो कोई भी हिस्ट्री का 2 सेक्शन या ज्योग्राफी का 2 सेक्शन से आपको देखकर काम कर लेना है। अब वहां ये देखिएगा, इस बार का क्वेश्चन का ट्रेंड ये है वो है, इतना जान लीजिए, आपको सभी ग्रुप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सभी ग्रुप से प्रश्न पूछा जाएगा। तो अगर आपने 2 ग्रुप को अच्छी तरह से देखा है तो उसमें एक भी टॉपिक को मत छोड़िए। अब आप कहिएगा कि हिस्ट्री में 4 ग्रुप है मान लीजिए, या 4 सेक्शन है, ए बी सी और डी। अगर आप ए और बी देख रहे हैं तो ए का सभी टॉपिक देखिए और बी का सभी टॉपिक देखिए, और जितने भी इससे संभावित प्रश्न बन सकते हैं उस एंगल से इस दोनों टॉपिक को कवर कीजिए, ए और बी सेक्शन को। अब वहां भी कहिएगा सर ए में कोई गेस क्वेश्चन, बी में कोई गेस क्वेश्चन। मित्रों, ऑलरेडी आपने सी और डी को छोड़ दिया, तो ए और बी को पढ़ने में अगर इतना आप कंजूसी कीजिएगा, इतना आप भागने का प्रयास कीजिएगा मित्रों, तो ये जेपीएससी मेंस की तैयारी करने वाले छात्रों की ये रणनीति नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, हम लोग देखते हैं एक पेपर है इंडियन पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से एक टॉपिक है जिसमें पिछले साल क्या पूछा गया था, आपको 20 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू पूछा गया था। अब 20 एमसीक्यू पूछा गया है तो आप ध्यान दीजिएगा, आपको मान लीजिए इंडियन पॉलिटी से कितना पूछेगा, 10 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू, और पब एड से कितना पूछेगा, 10 एमसीक्यू। अगर मित्रों, अगर मान लीजिए एक जगह 10 एमसीक्यू और दूसरी जगह 10 एमसीक्यू दिया हुआ है, अगर किसी समय 1 से लेकर 20 तक एमसीक्यू दिया हुआ है, ठीक है, तो दोनों सही है।
इसमें कोई पैटर्न में कोई चेंज करने की बात नहीं। कई छात्र ऐसे बोलते हैं सर लास्ट ईयर में इस टॉपिक में इस पेपर में पैटर्न चेंज किया था। क्या पैटर्न चेंज किया था मित्रों, बताइए आप मुझे, ये बताइए क्या पैटर्न चेंज किया था। 1 से 20 कंटिन्यूएशन में दे दिया है, तो भाई 20 × 2 बनाना है, आपको 40 मार्क्स आ गया। ठीक है, अब आप ये नहीं कह सकते हैं कभी भी। हम एक बार देख रहे थे, छात्रों को देख रहे थे, सर इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन नहीं है सर, सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन दिया है। आप मुझे बताइए, आप ऑब्जेक्टिव से कैसे पकड़ लीजिएगा कि वो है। आप इतना माइनर डिफरेंट होता है ना कि आप कह नहीं सकते कि क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी से दिया है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से दिया है। क्लियर करिए। आपको कई लोग ऐसे दिग्भ्रमित करेंगे मित्रों। आपको मैं सिंपल बता देता हूं, इंडियन पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जितने टॉपिक हैं उनको पर MCQ तैयारी कर लीजिए आप। अब जहां पूछे, एक जगह 10 पूछे या एक जगह लगातार 20 पूछे, उससे घबराने की बात नहीं है। दूसरी बात, पिछले बार का जो JPC का एग्जाम हुआ था उसमें क्या किया था, आपको एक ही जगह 8 क्वेश्चन दिया था इंडियन, इससे 4 क्वेश्चन पूछना था। मतलब ये 4 क्वेश्चन किससे पूछना था, इंडियन पॉलिटी से, और ये 4 क्वेश्चन पूछा था पबेड से पूछना चाहिए था, अलग अलग जगह देना चाहिए था। लेकिन उसने क्या किया, एक ही जगह 8 क्वेश्चन दे दिया और आपके सामने चॉइस दे दिया कि कोई भी 4 प्रश्न बनाएं, कोई भी 4 प्रश्न का हल करें। अब आपको मान लीजिए चारों का चारों प्रश्न अगर इंडियन पॉलिटी से आता है मित्रों तो चारों बना दीजिए, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आता है चारों तो चारों बना दीजिए। क्लियर है। अब इसमें कहिएगा सर इसमें तो ऑप्शन देना चाहिए कि पॉलिटी से 2 ही बनाइए, पब्लिक से 2 बनाइए। ऐसा चेंजेज आयोग कर सकता है मित्रों, हालांकि ऐसा चेंजेज नहीं करना चाहिए, लेकिन जब आयोग ने किया है तो आपके सामने एक चीज ध्यान दीजिए, 4 क्वेश्चन तो दिया था, आप इसमें से 2 ही बनाइए ना। वो कहां बोल रहा है आपको 4 बनाने के लिए, और पबेड से 2 बनाइए। अगर आपको चारों क्वेश्चन नहीं आ रहा है इंडियन पॉलिटी का, 2 तो आना ही पड़ेगा। नहीं भी आएगा तो नहीं भी आएगा तो आपको तो बनाना ही पड़ेगा, काहे कि इंडियन पॉलिटी से 2 क्वेश्चन टच करना ही रहता। अगर ग्रुप ए और ग्रुप बी बांट करके पूछता इंडियन पॉलिटी का, तो ऐसे केस में आपको 2 क्वेश्चन तो पॉलिटी से बनाना ही पड़ता और पबेड से 2 क्वेश्चन बनाना पड़ता। अब मान लीजिए इंडियन पॉलिटी से ही आपको 4 क्वेश्चन लिखने का आ रहा है, तो बना दीजिए, अच्छी तरह से बना दीजिए। अगर आप पढ़ाई की अच्छी तरह से तैयारी की है तो आपको इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ये पैटर्न नहीं है, ये पैटर्न ऐसा पूछा जा सकता है। हालांकि ऐसा आयोग को नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर पूछ रहा है तो उसमें आपको चॉइस तो दिया है। चॉइस अगर नहीं देता, हम मानते कि 8 का 8 प्रश्न अगर इंडियन पॉलिटी से दे देता तो ये गलत था, 8 का 8 क्वेश्चन अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से दे देता तो ये गलत था। तो मेरी बातों को ध्यान दीजिए मित्रों, मैं आपको एक परीक्षार्थी की तरह बता रहा हूं, एक्सपर्ट की तरह आप भी एक्सपर्ट मत बनिए। एक्सपर्ट कई तरह से राय देते हैं कि ऐसा है, ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। आप तैयारी सीरियसली कीजिए और आप समझिए कि मुझे एग्जाम में सिलेक्शन होना है और मुझे JPSC में डिप्टी कलेक्टर में 1 सीट कंफर्म करना है। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे 200 से 220 जो सीट है उन सबको कंफर्म करना है, तो ये गलतफहमी आपकी है। आपको केवल 1 सीट कंफर्म करना है मित्र। ओके, बाकी सीट आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए, केवल 1 सीट आप कंफर्म कीजिए। और जो ये पैटर्न है इसके झोल झाल में आप मत पड़िए। सीधा बात कहता हूं आपको, मैं जो रणनीति बताया था कि हिस्ट्री से कैसे पढ़ना है, ज्योग्राफी से कैसे पढ़ना है, पबेड से कैसे पढ़ना है, पॉलिटी से कैसे पढ़ना है, कैसे मैं पैटर्न बताया था कि ये ऐसा ऐसा करना है आपको। उसी तरह से इंडियन इकोनॉमी तो मैं डेली बता ही रहा हूं, रोज बता रहा हूं, मुझे नहीं बताने की जरूरत है। तो चलिए देर न करते हुए मैं आज एक क्वेश्चन जो आपके समक्ष लिया हूं, वो क्वेश्चन जो है आपके समझ देख रहे होंगे कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के सापेक्षिक गुण दोषों का व्याख्या कीजिए। क्या वे एक दूसरे के पूरक हैं या प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर दोनों ही एक अच्छी कर प्रणाली के लिए आवश्यक है, समझाइए। अगर ये प्रश्न आता है मित्रों तो आपको आंसर इसको कैसे लिखना है, तो ध्यान दीजिए। इस प्रश्न का, ऐसा प्रश्न अगर आता है तो इस प्रश्न का जो स्ट्रक्चर होगा आंसर का, वो आंसर समझ लीजिए। सबसे पहले आपको कर को क्या करना है, डिफाइन करना है। यानी कर किसे कहते हैं उसको डिफाइन कर दीजिए। यहां थोड़ा सा इंट्रो पार्ट में आप बता दीजिए कि कर कहां से आया। उसके बाद सीधा जो मैं अभी आंसर जो बताऊंगा वहां से आप लिखना शुरू कर दीजिएगा। तो सबसे पहले कर को डिफाइन किए, उसके बाद प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, यह स्ट्रक्चर बता देना है, कर का ढांचा बता देना है,
और उसके बाद आपको दोनों प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर गुण दोष बताना है और दोनों के बीच में तुलना करना है और लास्ट में आपको क्या लिख देना है, निष्कर्ष लिख देना है। तो देखिए फिर से मैं बता रहा हूं, इंट्रो पार्ट में कैसे कर कहां से आया, कर का डेफिनेशन दे देना है, कर का स्ट्रक्चर बताना है या कर का वर्गीकरण, है ना, कर का वर्गीकरण करना है। उसके बाद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करके गुण दोष, दोनों करों का गुण दोष को आपको वर्णन करना है, फिर दोनों करों को तुलना करना है और लास्ट में क्या कर देना है, निष्कर्ष लिख देना है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लोकगीत के विषय सामग्री में या लोकगीत के जो सब्जेक्ट मैटर है उसमें एक जो भाग है उसे हम लोग कहते हैं सार्वजनिक आय या लोक आय या पब्लिक रेवेन्यू। और सरकार के सार्वजनिक आय का महत्वपूर्ण स्रोत कर होता है। कर क्या है, कर वह अनिवार्य भुगतान है। देखिए हम डिफाइन कर दे रहे हैं, यहां डेफिनेशन हम दे दे रहे हैं, कर वह अनिवार्य भुगतान है जिसे कोई भी व्यक्ति भुगतान करने से इनकार नहीं कर सकता है, यानी जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाता है उस व्यक्ति को अनिवार्य रूप से उसका भुगतान करना पड़ता है। यानी कर एक अनिवार्य भुगतान है जिसे बिना किसी लाभ के उद्देश्य से हमें सरकार को भुगतान करना होता है। यह डेफिनेशन आप लिख दीजिएगा। उसके बाद करों को उनके स्वरूप, प्रकृति और उनके लगाने की विधि के आधार पर कई वर्गों में बांटा जा सकता है। करों को उनके स्वरूप, प्रकृति और उनको लगाने की विधि के आधार पर कई वर्गों में बांटा जा सकता है। अब देखिए इसको डिवीजन हमारा किया हुआ है करों के भार के आधार पर, करों के दर के आधार पर, मूल्यानुसार और विशिष्ट कर और लागू करने की सत्ता के आधार पर। अगर कर के भार के आधार पर देखेंगे तो कर का दो वर्गीकरण है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। कर की दर के आधार पर अगर कर का वर्गीकरण करेंगे तो उसको हम चार वर्गों में बांटते हैं, प्रगतिशील कर, आनुपातिक कर, अवरोही कर और ह्रासमान आरोही कर। लागू करने की सत्ता के आधार पर अगर कर का वर्गीकरण करेंगे तो एक तो केंद्र सरकार की कर और दूसरा होता है राज्य सरकार की कर। केंद्र सरकार की कर में कौन कौन से कर हैं, प्रत्यक्ष कर और दूसरा क्या है, अप्रत्यक्ष कर। राज्य सरकार की कर में भी राज्य सरकार के कुछ प्रत्यक्ष कर हैं और कुछ अप्रत्यक्ष कर हैं। और एक टाइप्स हो गया मूल्यानुसार कर और विशिष्ट कर। तो देख लीजिएगा इस स्ट्रक्चर को आपको जरूर बनाना है। उसको बनाने के बाद अब हम लोग एक एक करके प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर का जो डेफिनेशन है उसको देखते हुए हम लोग उसके गुण दोष की ओर जाएंगे। तो प्रत्यक्ष कर किसको कहते हैं, डाल्टन के अनुसार प्रत्यक्ष कर उस कर को कहते हैं जो कि उस व्यक्ति द्वारा अदा किया जाता है जिस पर कि वह कानूनी रूप से लगाया जाता है। दूसरे शब्दों में प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसका अंतरण नहीं किया जा सकता है, अर्थात कराघात यानी इंपैक्ट ऑफ टैक्स और करापात या कर भार इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। यानी डायरेक्ट टैक्स जब भी हम लोग बात करेंगे तो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वही व्यक्ति उसका भुगतान करता है। यानी प्रत्यक्ष कर में कराघात और करापात यानी इंपैक्ट ऑफ टैक्स एंड इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। कराघात को हम लोग कहते हैं तात्कालिक भार और करापात को कहते हैं अंतिम भार। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वैसी कर प्रणाली जिसमें टैक्स शिफ्ट नहीं किया जा सकता है, यानी कर विवर्तन, टैक्स शिफ्टिंग नहीं पाया जाता है, जैसे आय कर और संपत्ति कर। दूसरी ओर हम लोग देखेंगे अप्रत्यक्ष कर किसको कहते हैं। देखिए अप्रत्यक्ष कर, डाल्टन के अनुसार अप्रत्यक्ष कर जिसे हम लोग दूसरे नाम से क्या करते हैं, परोक्ष कर भी बोलते हैं, वह कर होता है जो कि उस व्यक्ति द्वारा अदा नहीं किया जाता है जिस पर लगाया जाता है, बल्कि परस्पर हुए किसी समझौते के अधीन आंशिक रूप से अथवा पूर्णतया अन्य किसी व्यक्ति द्वारा अदा किया जाता है। ध्यान दीजिएगा अप्रत्यक्ष कर वह कर प्रणाली है जिस पर यह कर लगाया जाता है, वह व्यक्ति कर का भुगतान न करके या तो आंशिक रूप से भुगतान करता है अथवा पूर्णतया रूप से दूसरे व्यक्ति पर वो टैक्स को क्या करता है, शिफ्ट कर देता है, टाल देता है। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं परोक्ष कर या अप्रत्यक्ष कर वह कर प्रणाली है जिसमें करापात और कराघात अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है, यानी इंपैक्ट ऑफ टैक्स और इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स किस पर पड़ता है, अलग अलग व्यक्ति पर पड़ता है। ओके, यानी ऐसी कर प्रणाली में कर विवर्तन या टैक्स शिफ्टिंग संभव होता है।
जैसे एग्जाम्पल के रूप में सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क। ओके, यहां तक आपको दोनों का डेफिनेशन देना है। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर का डेफिनेशन हमने दे दिया। अब हम लोग आते हैं प्रत्यक्ष कर के गुण और दोष। सबसे पहले हम लोग प्रत्यक्ष कर के गुण को देखते हैं। मेरिट ऑफ डायरेक्ट टैक्स, तो मितव्ययिता, निश्चितता, समता एवं न्यायपूर्णता, असमानता में कमी, लोचपुर, नागरिक चेतना। ये देखिए 6 गुण हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं एक एक करके। मितव्ययिता, करों के संग्रह करने की प्रशासनिक लागत कम होती है। इसका कारण है कि एक ही अधिकारी छोटे आमदनियों और बड़े आमदनियों पर कर वसूल करते हैं और कर की राशि सीधे सरकार के खाते में होती है। यानी सरकार को टैक्स कलेक्शन के लिए जो भी लागत आती है वो कम पड़ती है, प्रशासनिक लागत कम पड़ती है, क्योंकि सरकार जो भी प्रत्यक्ष कर है वो किसी व्यक्ति के इनकम पर लगाता है और इनकम ऑलरेडी डिटरमिन होता है, पता रहता है, निश्चित रहता है और सरकार को भी ये पता रहता है कि वो टैक्स उतना वहाँ मिलने वाला है। तो जो टैक्स कलेक्शन करने वाले जो अधिकारी या स्टाफ होते हैं वो आसानी से कर को वसूल लेते हैं। यानी इसके लिए कोई सरकार को अनावश्यक प्रशासनिक लागत नहीं करना पड़ता है। लिमिटेड कम प्रशासनिक लागत में ये काम चल जाता है। निश्चितता, देखिए करदाता को इस बात का पता रहता है कि उसे कितना कर देना है और सरकार को भी इस बात का पता रहता है कि प्रत्यक्ष करों से कितनी आय की प्राप्ति होने वाली है। तो देखते हैं कि प्रत्यक्ष कर प्रणाली में निश्चितता का गुण होता है। समता एवं न्यायपूर्णता, सामान्यतः प्रत्यक्ष कर प्रगतिशील प्रकृति के होते हैं, अतः ये समता एवं न्यायपूर्ण होते हैं। धनी व्यक्ति अधिक कर और निर्धन व्यक्ति कम कर चुकाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भी प्रत्यक्ष कर की बात करते हैं तो ये इनकम पर लगता है और जिस व्यक्ति का इनकम अधिक होता है वो अधिक टैक्स देता है और जिस व्यक्ति का इनकम कम होता है वो कम टैक्स देता है। यानी क्या होता है, ये प्रगतिशील प्रकृति का होता है और इसीलिए धनी व्यक्ति अधिक कर देते हैं और निर्धन व्यक्ति उसकी तुलना में कम कर चुकाते हैं। अतः इसे हम लोग कहते हैं कि समता एवं न्यायपूर्णता वाला कर है। असमानता में कमी, धनी लोगों पर ऊंची दर से तथा निर्धन व्यक्तियों पर नीची दर से कर लगाने के कारण आय में क्या होती है, समानता आ जाती है। लोचपूर्ण, प्रत्यक्ष करों को आसानी से घटाया बढ़ाया जा सकता है। अगर सरकार को लगता है कि मुझे टैक्स से अधिक इनकम की प्राप्ति करनी है तो सरकार करों की दर में वृद्धि कर सकती है और आय बढ़ा सकती है। दूसरी ओर आय बढ़ाने पर आय के साथ कर की दर भी बढ़ाई जा सकती है। तो कहीं ना कहीं ये लोचपूर्ण है। नागरिक चेतना, इस संबंध में यही बता सकते हैं कि चूंकि कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष कर में किसी व्यक्ति के इनकम पर लगता है और उसको पता रहता है कि मैं टैक्स दे रहा हूं, तो कहीं ना कहीं ऐसा देने से उनको लगता है कि मैं सरकार के जो लोक कल्याणकारी खर्च हो रहा है उसमें मेरा भी योगदान है। तो कहीं ना कहीं लोगों में ये नागरिक चेतना आती है कि मैं भी सरकार के द्वारा आर्थिक विकास में भागीदारी बन रहा हूं। तो कहीं ना कहीं नागरिकों में चेतना की भावना आती है, जागरूकता बढ़ती है। अब हम लोग आते हैं प्रत्यक्ष कर के दोष। प्रत्यक्ष कर के दोष, डिमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स, अलोकप्रिय, अनपॉपुलर, असुविधाजनक, कर छिपाने की संभावना, अन्याय की संभावना और निम्न आय वर्ग कर का मुक्त होना। तो देखिए अलोकप्रिय क्यों है, चूंकि इस कर को शिफ्ट नहीं किया जा सकता है, दूसरे पर नहीं टाला जा सकता है। जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वही व्यक्ति कर का भुगतान करता है। तो कहीं ना कहीं और कर का भुगतान करते समय कोई भी करदाता को कष्ट का अनुभव होता है, क्योंकि शिफ्ट करने की संभावना अगर रहती, आंशिक ही शिफ्ट कर पाता, पूर्णतया तो शिफ्ट नहीं कर पाता, आंशिक भी कर पाता, तो उसको कहीं ना कहीं अपने में संतुष्टि प्राप्त होती, लेकिन वो नहीं कर पाता। इसीलिए अप्रत्यक्ष कर को क्या कहते हैं, अलोकप्रिय कहते हैं। यह असुविधाजनक भी है। प्रत्येक व्यक्ति को कर चुकाने के समय अपने आय का विवरण पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं फॉर्म 16, या आप कह सकते हैं पूरा आय का विवरणी देना पड़ता है और उसमें आय स्रोतों का उल्लेख किया जाता है। दूसरी ओर कर का भुगतान एक मुश्त में करना होता है। यानी अगर सरकार की अब आपको इनकम के अनुसार से सरकार ने जो टैक्स निर्धारित किया, अगर वो 1 लाख आ रहा है तो आपको 1 लाख का भुगतान आपको एक मुश्त में करना पड़ता है। हालांकि अभी कुछ मंथली भी आप कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके कारण लोगों में ये असुविधाजनक लगता है, लोग सुविधाजनक या सहज महसूस नहीं करते हैं। कर छिपाने की संभावना, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के आय पर कर लगाया जाता है या किसी व्यक्ति पर ये कर लगाया जाता है प्रत्यक्ष कर, तो कहीं ना कहीं हर कोई चाहता है कि मैं कैसे टैक्स से बच जाऊं, कर चुकाने से बच जाऊं। इसीलिए वे अपनी आय के स्रोत में क्या करते हैं, आय के स्रोतों से जो आय की प्राप्ति होती है उसे छिपाने का प्रयास करते हैं। यानी कर छिपाने की संभावना इसमें पाई जाती है। अन्याय की संभावना, व्यवहार में सभी वर्गों के लोगों की आय का बिल्कुल ठीक निर्धारण करना बड़ा कठिन होता है। अतः यह संभव हो सकता है कि प्रत्यक्ष कर सभी वर्गों पर समान बोझ न डाले। फिर एक बात यह है कि प्रत्यक्ष करों की दरें सरकार द्वारा मनमाने तौर पर निश्चित की जाती है। यानी सरकार के द्वारा जो ये कर निर्धारण होता है इसके लिए कोई निश्चित नियम नहीं है। सरकार अपने आवश्यकता अनुसार या सुविधानुसार टैक्स की दर को बढ़ाए घटा सकती है। तो कहीं ना कहीं कर दान करने की योग्यता पर आधारित नहीं भी हो सकती है, इसीलिए अन्याय की संभावना हो सकती है।
निम्न आय वर्ग का कर से मुक्त होना। प्रत्यक्ष कर के द्वारा चूंकि एक टैक्स स्लैब होता है और जो भी व्यक्ति उस टैक्स स्लैब में, उस इनकम स्लैब में आता है तो वो टैक्स देता है और उससे कम इनकम वाले टैक्स से बच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये निम्न आय वर्ग का कर से मुक्त हो जाना ये भी ठीक नहीं है, कुछ लोग प्रत्यक्ष कर चुकाने से बच जाते हैं। अब हम लोग आते हैं अप्रत्यक्ष कर प्रणाली। अप्रत्यक्ष कर प्रणाली यानी जिसको हम लोग कहते हैं परोक्ष कर, उसके क्या मेरिट्स हैं? ये सुविधाजनक है, लचीलापन है, कर वंचन संभव नहीं है, कर चोरी छुपाया नहीं जा सकता है, ये कर आरोही हो सकते हैं, व्यापक आधार, उत्पादक और सामाजिक कल्याण। तो देखिए 7 पॉइंट में हम इसका एक्सप्लेनेशन करने का प्रयास कर रहे हैं। सुविधाजनक, सुविधाजनक है क्योंकि इसका भुगतान एक मुश्त रकम की बजाय थोड़े थोड़े समयांतरों पर छोटी छोटी धनराशियों में किया जाता है। यह कर चूंकि आमतौर पर वस्तुओं की कीमतों में सम्मिलित होती है, अतः करदाताओं का उनका बोझ अधिक महसूस नहीं होता है। जैसे मान लीजिए अप्रत्यक्ष कर में आपको टैक्स चुकाते हैं, पता भी नहीं चलता है, क्योंकि आप जब भी कोई वस्तु खरीदते हैं तो वहां लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, यानी ऑलरेडी उसमें टैक्स इंक्लूड है। तो आपको चूंकि वस्तु खरीदते हैं तो आपको संतुष्टि महसूस होती है, इसीलिए उस पर जो टैक्स दिया जा रहा है उस पर आपका ध्यान ही नहीं जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सुविधाजनक महसूस लगता है। लचीलापन, परोक्ष करों में लचीलापन पाया जाता है, यानी कमी बेसी किया जा सकता है, अर्थात उनके द्वारा प्राप्त सरकारी आय में जब भी सरकार चाहे वृद्धि की जा सकती है, बशर्ते कि ये कर ऐसे पदार्थ पर लगाए जाते हैं जिनकी मांग बेलोच या मूल्य निरपेक्ष हो। यानी वैसी वस्तुएं जिन पर वैसी वस्तुएं जो कि अनिवार्य वस्तुएं हैं, वैसी वस्तुओं पर टैक्स लगाती है, अगर अप्रत्यक्ष कर लगाती है सरकार तो उसको कमी बेसी किया जा सकता है। परंतु इसकी कुछ कमियां हैं। निर्धनों पर इसका बोझ अधिक पड़ सकता है क्योंकि वे अनिवार्य वस्तुओं की मांग की लोच बेलोच होती है, जबकि विलासिता वस्तुओं की मांग की लोच लोचदार होती है और उन पर कम बोझ पड़ेगा। यानी अनिवार्य वस्तु पर अगर हम लगाते हैं तो निर्धनों पर अधिक बोझ पड़ेगा, क्योंकि अनिवार्य वस्तु को तो सभी व्यक्ति प्रयोग करते हैं, चाहे वो निर्धन हो या धनी व्यक्ति हो। तो इसीलिए कहीं ना कहीं कुछ कमी भी है इसके। कर वंचन संभव नहीं है, इसमें कर चोरी की संभावना नहीं पाई जाती है क्योंकि ये ऑलरेडी कीमत में सम्मिलित रहता है, इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस लिखा रहता है, अतः इसमें छुपा नहीं सकते हैं। अगर वस्तु का प्रयोग करते हैं, खरीदते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। यह कर आरोही हो सकते हैं। विलासिता की वस्तु पर भारी कर लगाकर और सामान्य उपभोग की वस्तुओं को कर से मुक्त रखकर परोक्ष करों को आरोही बनाया जा सकता है। व्यापक आधार, चूंकि इससे धनी और निर्धन व्यक्ति सभी जो भी उस वस्तु का प्रयोग करेगा तो उनको टैक्स देना पड़ता है, इसीलिए परोक्ष करों के द्वारा समाज के प्रत्येक व्यक्ति पर कर लगाया जा सकता है। इस प्रकार जनोपयोगी सेवाओं की वित्तीय व्यवस्था के लिए प्रत्येक व्यक्ति सरकार को अपना अंशदान दे सकता है। उत्पादक, परोक्ष करों से प्राप्त आय को अत्यधिक उत्पादक बनाया जा सकता है और वह इस प्रकार की कर थोड़ी संख्या में लगाए जाएं और प्रत्येक से काफी ठोस मात्रा में आय की प्राप्ति की जाए। ऐसा करना बड़ा सरल होता है, इसलिए उत्पादक भी माना जाता है इसको। सामाजिक कल्याण होती है, यदि ये कर वैसी वस्तु पर लगाए जाते हैं, यदि अप्रत्यक्ष कर वैसी वस्तुओं पर लगाए जाते हैं जो लोगों के स्वास्थ्य और उनकी कार्यक्षमता के लिए हानिकारक होती है, तो इससे उन वस्तुओं के उपभोग पर रोक लग जाती है और इससे कहीं न कहीं ओवरऑल सोसाइटी का कल्याण होता है। जैसे मान लीजिए सिगरेट पीना हानिकारक है, शराब हानिकारक है, मतलब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर मान लीजिए इन पर टैक्स लगा देती है तो कहीं न कहीं ऐसा क्या होगा, ऐसा करने से लोग उनकी कीमत बढ़ जाने से उन वस्तुओं का प्रयोग करने से क्या करेंगे, हिचकिचाएंगे और कहीं न कहीं क्या होगा, लोगों के स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और ओवरऑल सामाजिक कल्याण होगा। इस प्रकार हम लोग देखते हैं उपरोक्त सभी तथ्य इस बात को स्पष्ट करते हैं कि परोक्ष कर चूंकि उत्पादक और सुविधाजनक तथा लगभग समन्यायपूर्ण होते हैं, अतः उनकी गणना कर पद्धति के अच्छे करोड़ों में की जा सकती है। अब हम लोग देखते हैं प्रत्यक्ष करों के दोष। प्रत्यक्ष करों के दोष: अवरोही प्रकृति, प्रशासनिक लागत, बचतों को हतोत्साहित, अनिश्चितता, नागरिक चेतना नहीं। तो ये इन 6 पॉइंट में हम इसको बांट करके हम लोग देख सकते हैं। अब देखिए अवरोही प्रकृति का क्यों होता है, क्योंकि निर्धन व्यक्ति भी अगर मान लीजिए चावल पर अगर हम टैक्स लगा देते हैं, चावल मेरा अनिवार्य गुड्स है, तो अगर चावल 1 केजी निर्धन व्यक्ति भी खरीदता है और धनी व्यक्ति भी कितना करता है, 1 केजी चावल खरीदता है, तो निर्धन व्यक्ति को भी 10 रुपया टैक्स लगेगा और अमीर व्यक्ति को भी 10 रुपया टैक्स लगेगा। तो क्या होगा, निर्धन आय वाले को ज्यादा टैक्स फिलिंग होगा जबकि धनी आय वाले पर कम टैक्स फिलिंग होगा। तो कहीं ना कहीं ये अवरोही प्रकृति के होता है। प्रशासनिक लागत, टैक्स को कलेक्शन करने के लिए सरकार को अत्यधिक लागत करना पड़ता है, क्योंकि हर जगह आपको जब भी कोई व्यक्ति वस्तु खरीदता है, दुकानदार हो, क्या करेगा, वो टैक्स छिपाने का प्रयास करेगा, वो क्या करेगा, बिल नहीं देगा, बिल का भुगतान करेगा वस्तु को। तो ऐसे सिचुएशन में नहीं पता चल पाएगा कि इसमें टैक्स लगा या सामान बिकी कि नहीं। तो ऐसे में सरकार को अधिक ये क्या बोलते हैं उसको,
अधिकारियों को या स्टाफ को रखना पड़ता है, कर्मचारियों को रखना पड़ता है टैक्स कलेक्शन के लिए, इसीलिए ये प्रशासनिक लागत अधिक होती है। बचतों को हतोत्साहित होती है, क्योंकि अगर जैसे जैसे आप वस्तु को खरीदिएगा तो टैक्स ऑटोमेटिकली लगेगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होती है, आपका जो टैक्स अगर किसी वस्तु पर बढ़ा दिया जाता है और आप उस वस्तु को खरीदते हैं तो क्या होती है, आपकी अधिक इनकम चली जाती है, क्योंकि टैक्स लगने से उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो इसके कारण क्या होती है, लोगों में बचत हतोत्साहित होती है। अनिश्चितता, चूंकि ये कर वस्तु पर लगाई जाती है और अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति उस वस्तु को खरीदता है तभी टैक्स का भुगतान करता है, तो सरकार को यह पता नहीं रहता है कि मुझे टैक्स से कितनी राशि की प्राप्ति होगी। यानी वस्तुओं की मात्रा बिकेगी, वस्तुओं की जो मात्रा है अगर बिकेगी, लोग खरीदेंगे तभी टैक्स चलाएगा, अगर नहीं खरीदेंगे तो टैक्स नहीं जाएगा। तो सरकार को अनिश्चितता रहती है कि लोग इस वस्तु को खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं टैक्स के बारे में अनिश्चितता होती है और नागरिक चेतना नहीं। चूंकि आपको पता नहीं रहता है कि आप टैक्स दे रहे हैं या नहीं रहे हैं, इसलिए चूंकि ये वस्तुओं की कीमत पर ही ऑलरेडी इंक्लूड रहता है, इसीलिए आप देश के आर्थिक विकास में कर चुका करके योगदान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती है, इसीलिए नागरिक चेतना नहीं पाई जाती है इसमें। तो परोक्ष करों के दोष को भी हमने देख लिया। अब हम लोग इन दोनों करों के बीच तुलना करेंगे और तुलना करने के पश्चात हम लोग देखेंगे कि दोनों करों में कौन ठीक है। प्रत्यक्ष करों और परोक्ष करों दोनों के हम लोग गुण दोष को हम लोग देख लिए और दोनों के बीच तुलना कर रहे हैं। तुलना का 3 आधार है, साधनों के बंटवारे का दृष्टिकोण, प्रशासनिक दृष्टिकोण और वितरणात्मक दृष्टिकोण। तो साधनों के बंटवारे का दृष्टिकोण को आप लोग देखिएगा, इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमको इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किए हैं। साधनों के बंटवारे के दृष्टिकोण से प्रत्यक्ष कर या परोक्ष कर के रूप में अंशदान देकर संतुष्टि अधिक प्राप्त करता है। यानी साधनों के बंटवारे के आधार पर हम देख सकते हैं कि दोनों करों में कौन श्रेष्ठ है। देखिए, दोनों ही प्रकार के करों में, चाहे प्रत्यक्ष कर हो चाहे अप्रत्यक्ष कर हो, दोनों से हम कितना टैक्स ले रहे हैं, SQ2 टैक्स की मात्रा ले रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, शुरुआत में ये मेरा है PA, जो मेरा है, जैसे जैसे मैं यहां लाइन खींच रहा हूं, देखिएगा ये जो मेरा है ये शुरुआत में मेरा रेखा चित्र है। शुरुआत में हम संतुलन की बिंदु यहां पर हैं और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, देखिए, यानी Q1 बिंदु पर हम संतुलन में हैं और हम N1 Q1 इनकम खर्च करके हम PN1 वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको बार बार मैं बात कर रहा हूं। N1 Q1 आय खर्च करके हम PN1 वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं। यदि मान लीजिए SQ2 टैक्स अगर हम मान लेते हैं, अप्रत्यक्ष कर लगा दिया गया, SQ2 टैक्स जो कि मेरा अप्रत्यक्ष कर यदि लगा देते हैं, तो अप्रत्यक्ष कर लगा देने से क्या बढ़ जाता है, कीमत बढ़ जाता है। और कीमत बढ़ जाने से मेरा जो रेखा है, मेरा जो बजट रेखा है, वो बदल करके क्या हो जाएगा मित्र, एक मिनट, जैसे ही मेरा SQ2 अप्रत्यक्ष कर लगेगा तो मेरा बजट रेखा बदल करके क्या हो जाएगा, PA1 बन जाएगा। अब उपभोक्ता किस बिंदु पर संतुलन में आ जाता है, Q2 बिंदु पर संतुलन में आ जाता है। और Q2 बिंदु पर संतुलन में आने से क्या दिखाई पड़ रहा है, N2 Q2 इनकम खर्च करके, आय खर्च करके वस्तु की कितनी मात्रा खरीद रहा है, PN2 मात्रा खरीद रहा है। तो हम देखते हैं, टैक्स लगने के पूर्व हम लोग यहां थे, टैक्स लगने के बाद हम यहां पहुंच चुके हैं। अब देखिए, टैक्स लगने के बाद चूंकि कीमत बढ़ गई है तो वस्तु की मात्रा कम खरीद रहे हैं कि नहीं, PN1 की तुलना में PN2 क्या है, कम है कि नहीं, तो कम खरीद रहे हैं। अब हम लोग आते हैं, प्रत्यक्ष कर लगा देते हैं, डायरेक्ट टैक्स लगा देते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स अगर लगा देंगे, तो जब भी डायरेक्ट टैक्स लगा देंगे तो उपभोक्ता की इनकम में कमी आ जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा बजट रेखा बदल करके हो जाएगा P1A2 हो जाएगा डायरेक्ट टैक्स लगा देने पर। टैक्स की मात्रा ध्यान दीजिएगा SQ2 ही है। अब इसके कारण उपभोक्ता का संतुलन बिंदु कहां आ जाएगा, Q3 पर आ जाएगा। और Q3 पर आ जाता है तो क्या देख रहे हैं, Q3 पर आने पर हम Q3 पर आने पर देख रहे हैं कि इतना रुपया इनकम खर्च करके हम इतना मात्रा कर रहे हैं, यानी हम N3 पॉइंट पर आ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, N3 Q3 राशि आय खर्च करके हमारा वस्तु खरीदने की मात्रा आ जा रही है PN3। अब देखो मित्रों, यहां अब आपको इतना ही ध्यान देना है कि जो मैं बातें कर रहा हूं उसको ध्यान दीजिए।
कि SQ2 इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया गया था, तो इनडायरेक्ट टैक्स लगा देने से हम कितना वस्तु खरीद रहे थे, PN2 खरीदना हमको मजबूरी हो गया था। और SQ2 डायरेक्ट टैक्स लगा देने से हम कितना वस्तु खरीद रहे हैं, PN3 खरीद रहे हैं। अब आप देखो कौन सा मात्रा ज्यादा बड़ा है, ये PN3 बड़ा है कि PN2 बड़ा है, PN3 बड़ा है। तो यानी अब हमारा निष्कर्ष निकलता है कि जैसे ही अगर हम सेम अमाउंट में अगर अप्रत्यक्ष कर की तुलना में प्रत्यक्ष कर लगाते हैं तो उपभोक्ता को संतुष्टि पहले की तुलना में अधिक आ जाता है। तो कहीं न कहीं प्रत्यक्ष कर ज़्यादा अच्छा है अप्रत्यक्ष कर की तुलना में साधनों के बंटवारे के दृष्टिकोण से। अब हम लोग आते हैं अगला पॉइंट, हम लोग देखते हैं प्रशासनिक दृष्टिकोण से। निर्धन वर्गों पर प्रत्यक्ष कर लगा पाना प्रशासन के लिए कठिन है, क्योंकि वे लोग विरोध करेंगे, बोलेंगे कि मेरा इनकम कम है इसलिए आप टैक्स की दर को कम कीजिए। यानी निर्धन वर्गों पर हम प्रत्यक्ष कर नहीं लगा सकते हैं, जबकि परोक्ष करों में कोई प्रशासनिक कठिनाई नहीं होती है। चावल पर टैक्स लगा दीजिए, चावल खरीदेगा, वो टैक्स का भुगतान करेगा, वो कभी विरोध नहीं करेगा। क्लियर है? अतः अगर हम देखेंगे प्रशासनिक दृष्टिकोण से परोक्ष कर अधिक श्रेष्ठ है। वितरणात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो प्रत्यक्ष कर गतिशील होते हैं तथा उन्हें आय एवं धन की असमानताओं को दूर करने में एक महत्वपूर्ण अस्त्र माना जाता है, जबकि परोक्ष कर निर्धनों पर अधिक बोझ डालते हैं क्योंकि वे अवरोही प्रकृति के होते हैं। अतः आय एवं धन की असमानताओं को कम करने के दृष्टिकोण से परोक्ष कर आमतौर पर उपयुक्त नहीं माना जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, हमने यहां तीन चीजों को ध्यान दिया था। अब देखिए साधनों को बंटवारे के दृष्टिकोण से कौन सा ठीक हुआ, प्रत्यक्ष कर अच्छा है, प्रत्यक्ष कर श्रेष्ठ है। ओके, प्रशासनिक दृष्टिकोण से कौन सा टैक्स श्रेष्ठ है, अप्रत्यक्ष कर श्रेष्ठ है। देख लीजिए हमने यहां लिखा है अप्रत्यक्ष कर। प्रशासनिक दृष्टिकोण से कौन श्रेष्ठ है, सॉरी अप्रत्यक्ष कर श्रेष्ठ है। हाँ, अप्रत्यक्ष कर ही मैंने लिखा है, अप्रत्यक्ष कर श्रेष्ठ है। और वितरणात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रत्यक्ष कर श्रेष्ठ है, क्योंकि यह क्या करता है, आय एवं धन के समान वितरण करता है। यहां क्या हो जा रहा है, प्रत्यक्ष कर श्रेष्ठ है। तो तीनों दृष्टिकोण से देखिए, साधनों के बंटवारे दृष्टिकोण से प्रत्यक्ष कर श्रेष्ठ मान रहे हैं, प्रशासनिक दृष्टिकोण से अप्रत्यक्ष कर, और वितरणात्मक दृष्टिकोण से प्रत्यक्ष कर। अब हम लोग यहां कंक्लूजन में आ चुके हैं। प्रोफेसर डी मार्को ने यह मत प्रकट किया है कि प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर एक दूसरे के पूरक हैं। हालांकि साधनों के बंटवारे के दृष्टिकोण से प्रत्यक्ष कर श्रेष्ठ माना जा रहा है, प्रशासनिक दृष्टिकोण से अप्रत्यक्ष कर अच्छा माना जा रहा है, जबकि वितरणात्मक दृष्टिकोण से प्रत्यक्ष कर को अच्छा माना जा रहा है। लेकिन डी मार्को ने यह मत दिया है कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ही कर को किसी भी देश में एक साथ लागू करनी चाहिए। धनी व्यक्ति की संपूर्ण आय का सही माप नहीं किया जा सकता है, अतः स्पष्ट है कि प्रत्यक्ष करों का भार उन्हीं व्यक्तियों पर पड़ता है जिनकी आय की गणना की जा सकती है, जैसे वेतन पाने वाले कर्मचारी। इसके विपरीत कुछ ऐसे अधिक आय वाले जैसे डॉक्टर, वकील इत्यादि की आय की सही गणना नहीं की जा सकती है, अतः वे आय के कर से बच जाते हैं, अतः करों का वितरण असमान हो जाता है। ऐसे में प्रत्यक्ष करों को इस असमानता को ठीक किया जा सकता है जिनकी आय की गणना नहीं हो पाती है, और इस प्रकार करों से बच जाते हैं, उनके पास काफ़ी आय बच जाती है जिसे वे वस्तु के क्रय करने पर खर्च करते हैं। भारत जैसे अल्पविकसित देश में प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दोनों ही उपयुक्त है। अब ध्यान दीजिएगा, प्रत्यक्ष कर क्या होता है, जिसकी आय की गणना हो जाती है उस पर लगा सकते हैं, तो वहाँ तो ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे समाज में, अर्थव्यवस्था में रहने वाले लोग हैं जिनके डॉक्टर, वकील, उनकी आय की गणना जनरली हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में अगर अप्रत्यक्ष कर लगा देंगे तो वे व्यक्ति वस्तु का प्रयोग करेंगे, खरीदेंगे, तो ऑटोमेटिकली वे टैक्स का भुगतान करने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं हमको भारत जैसे अविकसित देशों में प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दोनों करों को ही लगाना चाहिए, समय अनुसार, स्थिति अनुसार। ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार कर रहा हूं, समयानुसार, स्थिति अनुसार दोनों ही टैक्स को लगा करना चाहिए। और इस तरह से हम निष्कर्ष में पहुंचते हैं, जहां प्रत्यक्ष कर के अपने गुण और दोष हैं, वहीं अप्रत्यक्ष कर के भी अपने कुछ गुण और दोष हैं। ऐसे में प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दोनों के ही दृष्टिकोण से देखें, चाहे साधनों के बंटवारे के दृष्टिकोण से, वितरणात्मक दृष्टिकोण से एवं प्रशासनिक लागत के दृष्टिकोण से,
तो हम बात करते हैं कि दोनों कर को एक साथ अविकसित देशों या विकासशील देशों में लगाना चाहिए और दोनों कर एक दूसरे के पूरक माने जा सकते नहीं है, माने जाते हैं। तो मित्रों, मुझे लगता है प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर गुण दोष को अच्छी तरह से देखते हुए हमने आज का जो मेरा प्रश्न था, हमारा प्रश्न जो हमने लिया था, जो हमने इस प्रश्न को लेकर चले थे कि दोनों करों के सापेक्षिक गुण दोषों का वर्णन करें, क्या ये एक दूसरे के पूरक हैं, तो हमने बताया दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दोनों ही एक अच्छी कर प्रणाली के लिए आवश्यक है। समझाइए, क्वेश्चन वही है, खाली रूप अलग अलग है। आंसर जो मैंने जैसा बताया था, जिस स्ट्रक्चर से मैंने बताया था, आप स्ट्रक्चर को भी देख लीजिए। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना आपका काम है और मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं, जैसा बताई है वैसा लिखने का प्रयास कीजिए। मित्रों, अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए, इससे और बेटर बनाने का प्रयास कीजिए। ये नहीं कि मैंने जो दे दिया यही बेटर है, आप इसको और बेस्ट बनाने का प्रयास कीजिए। तो चलिए मित्रों, अगले इसी तरह से एक नए टॉपिक को लेकर मैं आऊंगा और इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उसको मैं कवर करने का प्रयास कर रहा हूं। अधिक से अधिक टॉपिक कवर करने का प्रयास कर रहा हूं और आपके द्वारा बताए गए टॉपिक को भी मैं लाने का प्रयास कर रहा हूं। तो मुझे लग रहा है कि मेरे जो संभावित प्रश्न है वो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका है। ध्यान दीजिएगा, संभावित प्रश्नों को मैंने डिस्कस कर चुका है। उन सभी प्रश्नों को एक बार देख लीजिए। मेरा उम्मीद है कि उन्हीं में से कोई प्रश्न आ जाए, ऐसा अनुमान है, हालांकि ऐसा कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए मैंने और भी टॉपिक को कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ, अलग अलग दिन के अलग अलग टॉपिक लेने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए, इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखिए, एक बार ही देखिए लेकिन अच्छी तरह से देखिए और नोट्स बना लीजिए। तो चलिए, अगले क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी तैयारी करते रहें और अपने उद्देश्यों में सफल हों। इसी कामना के साथ मैं आज का वीडियो अंत करता हूँ। धन्यवाद।